रतन टाटा महज एक नाम नहीं बल्कि संस्थान थे। उन्होंने कर्मयोग के जरिए बतलाया कि आप मेहनत, ईमानदारी और दूसरों के लिए अच्छी सोच के साथ बहुत आगे तक का सफर तय कर सकते हैं। उनकी यह सोच सिर्फ दिमाग या किताब के पन्नों तक कैद नहीं रही, बल्कि उसे जमीन पे उतारा भी था। 1991 में जब टाटा ग्रुप की कमान संभाली थी रतन टाटा ने, उस समय इस समूह का राजस्व $4 बिलियन था और 2012 में जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया, उस वक्त इस समूह का कुल राजस्व $100 बिलियन को पार कर गया था। यानी महज 21 साल के नेतृत्व में असाधारण कामयाबी का प्रदर्शन किया। 1962 में टाटा इंडस्ट्रीज में सहायक के रूप में शामिल हुए रतन, लेकिन उन्होंने मार्च 1991 में चेयरमैन की कुर्सी संभाल ली थी। जब समूह पर पुराने लोगों का दबदबा था, अपने डिवीजनों को अर्ध स्वायत्त साम्राज्यों के रूप में संचालित कर रहे थे, उन्होंने एक एक करके सभी छत्रपों को हटा दिया और समूह के मुख्यालय बॉम्बे हाउस में सत्ता को केंद्रित कर दिया। 2012 में टाटा समूह ने $100 बिलियन की बाधा को पार किया था कि इस तरह की ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला पहला भारतीय समूह बन गया। टाटा ने उस वक्त ग्रुप की कमान संभाली थी जब दुनिया ने उदारीकरण की राह पकड़ी। 1991 के उस दौर में खतरे और अवसर दोनों को रतन टाटा ने समझा और भुनाया भी। टाटा ने सीमेंट, कपड़ा, सौंदर्य प्रसाधन और फार्मास्यूटिकल जैसे खराब प्रदर्शन वाले क्षेत्रों को बेचने का निर्णय लिया था, तो सॉफ्टवेयर और स्टील जैसे मौजूदा व्यवसाय को दोगुना करने और दूर संचार, यात्री कार, बीमा, वित्त, खुदरा और विमानन जैसे नए क्षेत्रों में प्रवेश करने जैसे साहसिक निर्णय लिए थे। रतन टाटा आजादी के बाद उन उद्योगपतियों में से एक थे जिन्होंने न केवल अपने हम उम्र और आज 40-50 साल के उम्र में जी रहे लोगों को प्रेरणा दी हो, बल्कि मिलेनियर में भी उनके बड़े फॉलोअर्स रहे हैं। उनकी लोकप्रियता का आलम तो यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उनके 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि एक्स पर 12.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। भारत में रतन टाटा एक ऐसा नाम रहा है जिसने आम आदमी को कार मालिक बनने का सपना दिखाया। यही नहीं, उन्होंने ग्लोबल लेवल पर भारतीय कंपनियां अंग्रेजों का गुरूर तोड़ सकती हैं, यह भी एहसास कराया था। उन्होंने अपने दौर में बड़ी ग्लोबल डीलें की। इसमें टाटा ने टेटली को साल 2000 में, कोरस स्टील को 2007 में और जगुआर लैंड रोवर को साल 2008 में खरीद लिया था। यही नहीं, उन्हीं के दौर में टीसीएस दुनिया में छाई और आज वह भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई। इसके अलावा रतन टाटा देश के उन चुनिंदा उद्योगपतियों में से एक थे जिन्होंने 80 और 90 के दशक में उदारीकरण का पुरजोर समर्थन किया था। कि रिस्क लेने की क्षमता का ही ये असर था कि टाटा ग्रुप दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में पहुंच गया। यही नहीं, उनका एक ऐसा सपना जो उनके चेयरमैन रहते पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उनके जीवन काल में पूरा हो गया, वह था एयर इंडिया टाटा ग्रुप में वापसी, जो कभी टाटा ग्रुप की हुआ करती थी लेकिन बाद में उसे सरकार ने खरीद लिया था। 28 दिसंबर 1937 को जन्मे रतन टाटा को भारत सरकार ने पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजा। उन्होंने टाटा ग्रुप में अपना कैरियर 1961 में महज 24 साल की उम्र में शुरू किया। उनका पहला काम टाटा स्टील में शॉप फ्लोर ऑपरेशन मैनेज करना था। वहां से उन्होंने बिजनेस के कई गुर सीखे। रतन टाटा 1991 में टाटा ग्रुप के चेयर बने। जिस समय रतन टाटा ने ग्रुप की कमान संभाली थी, उसका ज्यादा बिजनेस भारत में था और उसकी कमाई करीबन 5.7 अरब डॉलर ही थी। जिस समय उन्होंने जेआरडी टाटा की ग्रुप की कमान मिली थी, उस समय 2012 में करीबन 21 साल के कार्य के बाद उन्होंने कमान छोड़ दी, तो ग्रुप का रेवेन्यू 12 गुना बढ़ चुका था और करीबन 83 अरब डॉलर का टाटा ग्रुप हो चुका था। इसी तरह 2016 में साइरस मिस्त्री को कमान सौंपते वक्त रतन टाटा की अगुवाई में ग्रुप का रेवेन्यू 20 गुना बढ़ चुका था। टाटा ग्रुप के चेयरमैनशिप से वे 75 साल की उम्र में रिटायर हुए। रतन टाटा के निधन के बाद आज पूरा देश शोक में है। यकीनन भारत ने एक रत्न खो दिया, मगर
लेजेंड कभी मरते नहीं।